हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का संगम ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रुधिर के कंपोजिशन यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे हृदय और रुधिर वाहिकाओं के बारे में, यानी हार्ट और ब्लड वेजल्स के बारे में। पहले वाली वीडियो में कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ चुके हैं, यानी कि ब्लड में जो है क्या मिला होता है, यानी कि ब्लड का कंपोजिशन कैसे होता है, जैसे प्लाज्मा है और रुधिर कणिकाओं। और रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि इन सब को डिटेल में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वो वीडियो भी देख लेना। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कि यानी कि हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है हार्ट? मैंने यहाँ पे हार्ट का डायग्राम बना रखा है और यहाँ पे थोड़ा कुछ लिख रखा है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं और आप लोग अपनी जो है कॉपी में इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं होता है। पेपर में आएगा हृदय की कार्य जो है विधि बताइए, तो हृदय की कार्य विधि में ही बताना है। मैं आपको समझा दूंगा, आप वैसे वैसे लिख लेना हृदय की कार्य विधि क्या होती है। हृदय के बारे में कुछ ये जानकारी हमने लिखी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए और डायग्राम बनाया है वो भी बना लीजिएगा। ठीक है, यह पंपिंग अंग होता है। हृदय का एक कार्य होता है, यानी कि हर जो ब्लड पहुंचता है हृदय में उसको पंप करना, अपने अंदर से बाहर निकाल देना। पंपिंग का काम ही होता है, हवा अंदर घुसती है उसको बाहर निकाल देता है। यही एक पंपिंग सेट का कार्य करता है, यानी कि पूरे शरीर में जो रक्त बहता है हमारे शरीर में, वो हृदय की पंपिंग की वजह से ही बहता रहता है। तो यह पंपिंग अंग होता है हृदय का कार्य रुधिर को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना होता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है, यानी कि मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है। जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उन सभी का हृदय 4 कक्षीय ही होता है। बड़े सरीसृप जैसे मगरमच्छ है उसका भी 4 कक्षीय होता है, बाकी मछलियों का 2 कक्षीय हृदय होता है। अब इसके बाद में मनुष्य के हृदय का जो है बंटवारा, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। ऊपर वाले कक्षों को अलिंद और नीचे वाले कक्षों को निलय कहा जाता है। ऊपर वाले कक्षों को अलिंद कहा जाता है, नीचे वाले कक्षों को निलय कहा जाता है। हृदय 2 पार्टों में बटा होता है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 2 पार्टों में बटा होता है, ऐसे भी और ऐसे भी। यानी कि हृदय को अगर ऐसे बांटते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाले को अलिंद कहेंगे और नीचे वाले को निलय कहेंगे, इधर दायां है तो दायां अलिंद, इधर बायां है तो बायां अलिंद। ठीक है, इस तरीके से बटा हुआ है हमारा हृदय, इस तरीके से इसमें बटा हुआ है। दायां अलिंद, बायां अलिंद। ऊपर वाले को भाई ऊपर है, ऊपर क्या होता है, ऊ से आ अलिंद। ठीक है, ना से नी निलय नीचे। ठीक है, ना से निलय नीचे, आ से अलिंद ऊपर। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। हृदय के 4 भाग होते हैं, ऊपर 2 अलिंद होते हैं, नीचे 2 निलय होते हैं। हृदय के दाएं भाग को दायां अलिंद दायां निलय कहते हैं, बाएं भाग को बायां अलिंद बायां निलय कहते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी या उल्टा त्रिभुज के आकार का होता है। अगर हृदय की स्टडी की जाती है तो उसको ऐसे देखा जाता है तो ये ऊपर चौड़ा होता है, नीचे पतला होता है, तो इसके बंद मुट्ठी के आकार का या उल्टे त्रिभुज के आकार का होता है। हमारा हृदय बंद मुट्ठी के आकार का ऐसे होता है, बंद मुट्ठी के आकार का, और या उल्टा त्रिभुज के आकार का होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हमने है कि वक्ष गुहा में मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के आकार या उल्टे त्रिभुज के आकार का होता है। यह वक्ष गुहा में डायाफ्राम के ऊपर फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हमारा हृदय जो है वो डायाफ्राम यानी कि जो फेफड़ों जिस पेशीपट के ऊपर जो पेशीपट होता है जिसके ऊपर फेफड़े रखे होते हैं, उसी के बीच में डायाफ्राम के ऊपर फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय लगा हुआ होता है और ये बराबर धड़कने का काम करता है। वक्ष गुहा में डायाफ्राम के ऊपर फेफड़ों के बीच स्थित होता है। लगभग 300 ग्राम वजन का होता है। हमारा हृदय ज़्यादा कोई वजन में नहीं होता है, बस 300 ग्राम का होता है। और यही 300 ग्राम का जो हृदय है वो गलती कर बैठता है, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होता है। हृदय कार्डियक पेशियों से मिलकर बनता है। हृदय मतलब ये हृदय जो है एक अरेखित पेशी होती है, एक रेखित पेशी होती है। जो अरेखित पेशियाँ होती हैं वो हमारे अनैच्छिक भागों में पाई जाती हैं,
जो रेखित पेशियाँ होती हैं वो ऐच्छिक भागों में पाई जाती है। जैसे हाथ है, ये ऐच्छिक है, ये भी ऐच्छिक है, यानी हाथों में हड्डियों से संपर्क भी जिसमें होता है उनमें ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं, रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। जो अरेखित हैं, जैसे हमारे सांस लेते हैं, अंदर की जो फेफड़े हैं, अंदर की आंतें हैं यानी कि आहार नाल है, किडनी है यानी कि पानी पी लो फिर समझो कि हमको अगर टॉयलेट ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। वो अनैच्छिक पेशियों पर डिपेंड होता है, अरेखित पेशियों पर। तो अरेखित प्रकार की ही पेशियाँ होती हैं कार्डियक पेशी। एक कार्डियक पेशियों को हिंदी में हृदयक पेशी भी कहा जाता है। कार्डियक पेशियों से मिलकर बना होता है। कार्डियक पेशियों की एक खासियत होती है, ये जीवन पर्यंत चलती हैं और अपने आप सिकुड़ने व फैलने का कार्य इनका होता है। हृदय जो है धड़कने के लिए यहाँ पर दाएं अलिंद में यहाँ पर एक पेस मेकर लगा होता है। दाएं अलिंद में यहाँ पर एक पेस मेकर लगा होता है। पेस मेकर हृदय के कौन से भाग में लगा होता है? दाएं अलिंद में लगा होता है। और ये हृदय में थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे हृदय को झटका लगता है और ये धक 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 करता रहता है। चलिए अब इसके बारे में और आगे नीचे पढ़ लेते हैं। यह वक्ष गुहा में डायफ्राम के नीचे फेफड़ों में स्थित होता है। लगभग 300 ग्राम वजन का होता है। हृदय कार्डियक पेशियों से मिलकर बनता है जो जीवन पर्यंत बिना थके चलती रहती हैं। ठीक है, इतनी तो सामान्य जानकारी हो गई। हृदय की बाहरी झिल्ली, सबसे बाहरी झिल्ली को पेरी यानी कि सबसे बाहरी यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होता है वो चारों तरफ हो कहते हैं, तो चारों तरफ की झिल्ली पेरीमीटर हो गई। इंडो सबसे अंदर की, सबसे बाहर अंदर की झिल्ली, और ये बीच की झिल्ली, ये बीच की झिल्ली है। ठीक है, हृदय की बाहरी झिल्ली पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, अंदर की झिल्ली को इंडोकार्डियम और बीच की झिल्ली को मायोकार्डियम कहते हैं। हृदय की इंग्लिश मतलब बायोलॉजी में इसको कार्डियक कार्ड करके इसका नाम होता है। तो हृदय का अध्ययन भी कार्डियोलॉजी किया जाता है। और जो हृदय मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं हृदय की कार्यविधि के बारे में। अब हम लोग समझते हैं हृदय की कार्यविधि के बारे में। तो कैसे कैसे हृदय में रक्त प्रवेश करता है और कैसे कैसे बाहर निकल जाता है, इसको इरेज कर। शरीर की जो धमनियाँ होती हैं और सिराएँ होती हैं, हमारे शरीर में धमनियाँ होती हैं, सिराएँ होती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो जब हृदय में दाएं अलिंद से रक्त कहाँ से शरीर में प्रवेश होता है? ये हो गया हमारा शरीर, ये हो गया हमारा शरीर। शरीर से जाएगा कहाँ? महाशिराओं में। कहाँ जाएगा? महाशिरा में, महाशिरा में। और महाशिरा से आगे बढ़ा, यानी कि ये महाशिरा है, महाशिरा से आगे बढ़ गया तो कहाँ गया? दाएं अलिंद में। महाशिरा से आकर आ गया दायां अलिंद में आ गया। दाएं अलिंद से आगे बढ़ा, दाएं निलय में जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, दाएं अलिंद में दाएं निलय में जाएगा, दायां निलय में जाएगा। दाएं निलय से कहाँ जाएगा? दाएं निलय से ऊपर चला गया। ये फुफ्फुस धमनी होती है। ये कौन सी धमनी है? फुफ्फुस धमनी। दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में जाएगा। दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी से कहाँ चला जाएगा? फेफड़े में चला जाएगा। फुफ्फुस धमनी से फेफड़े में, यहाँ पे लिख देते हैं, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में। फेफड़ा से निकलता है यानी कि फेफड़े में शुद्ध होने जाता है। महाशिरा, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। महाशिरा, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त जाएगा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से फिर दाएं निलय में जाएगा, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी में जाएगा, फुफ्फुस धमनी से निकलकर फेफड़े में जाता है। फेफड़े में शुद्ध रक्त हो जाता है। यहाँ पर क्या है? अशुद्ध रक्त। यहाँ पर क्या है? अशुद्ध रक्त। और इधर निकलेगा यहाँ पर शुद्ध निकलेगा। यहाँ सर, यहाँ पर शुद्ध रक्त निकलेगा। शुद्ध रक्त सबसे पहले निकलकर फेफड़ों से निकलकर कहाँ जाता है? यहाँ से निकला, देखो कहाँ लिखा मैंने, फुफ्फुस सिरा में उतर जाता है। कहाँ जाता है? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस फेफड़ों का नाम होता है जो बायोलॉजी में कहा गया है, क्योंकि इनका हवा से सीधा संबंध होता है, तो इसलिए इसका नाम फुफ्फुस कह दिया गया। फुफ्फुस सिरा,
फुफ्फुस सिरा, शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा से सीधा संबंध किसका होता है? बाएं अलिंद का। फुफ्फुस सिरा कहाँ रक्त को गिरा देती है? बाएं अलिंद में, बायां अलिंद। बाएं अलिंद से रक्त जाता है बाएं निलय में। बाएं अलिंद से कहाँ जाता है? बाएं निलय में, बायां निलय। बाएं अलिंद से बायां निलय, और बायां निलय से चला जाता है महाधमनी में। बायां निलय से कहाँ चला जाता है? महाधमनी में। महाधमनी से फिर पूरे शरीर में। यहाँ पे जब शरीर से आता है तो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध रक्त महाशिरा से दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दायां निलय फुफ्फुस, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फेफड़े, फेफड़े में रक्त शुद्ध हो जाता है। रक्त शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस सिरा में आता है। फुफ्फुस सिरा बाएं अलिंद को भेज देती है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय से महाधमनी, महाधमनी से पूरे शरीर में जाता है। अब इस सभी व्यवस्था के बीच में रक्त जिस मार्ग से जाता है बड़ा ही प्रेशर पड़ता है। जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त पर प्रेशर पड़ता है, यानी कि जब सिकुड़ेगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा। जो रक्त यहाँ से अंदर गया है, ऐसा जब रक्त सिकुड़ेगा, ये हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर की तरफ भागेगा। तो दाएं अलिंद से सीधा जो ब्लड है वो कहाँ पहुँच जाता है? दाएं निलय में पहुँच जाता है। दाएं निलय के बीच में यहाँ पर देखो मैंने एक वाल्व बनाया है, ये वाला। एक बनाया है वाल्व ये वाला, एक बनाया है ये, और एक बनाया है ये। ये वाल्व है। वाल्व का काम तो जानते हो ना कि सिंगल डोर को वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगल वे डोर को वाल्व कहा जाता है। मतलब एक ही तरफ से जा सकते हो, उधर से नहीं आ सकते हो। डबल वाल्व नहीं होता है। वाल्व मान लिया जो बोरिंग होती है उसमें लगता है, नल जो होता है उसमें लगता है, यानी इससे पानी नीचे ना उतरे। जब भी वाल्व लीक हो जाता है तो पानी भी उतर जाता है। हम लोग बाद में उसको चढ़ाते रहते हैं फटर फटर करके पानी डाल के, ठीक है। तो यहाँ पर वाल्व लगा होता है। तो दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में जो वाल्व लगा होता है उसको हम लोग ट्राइकैस्पिड कहते हैं। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में यहाँ पर ट्राइकैस्पिड, इसका नाम होता है ट्राइकैस्पिड वाल्व। क्या लगा होता है? ट्राइकैस्पिड वाल्व लगा होता है जो ब्लड को वापस जाने से रोकता है, और बड़े ही प्रेशर के साथ इसमें अंदर जाता है फुफ्फुस धमनी में। तो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस दाएं निलय, दायां निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच में इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार। इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व, ठीक है। या हिंदी में कपाट भी लिखा हो सकता है, ठीक। अर्धचंद्राकार वाल्व यानी कि सेमी लूनर वाल्व। इसको मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। इसको मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है, ठीक है। अर्धचंद्राकार वाल्व या मिट्रल वाल्व। फिर फुफ्फुस धमनी से रक्त जो होता है शुद्ध होने फेफड़े में चला जाता है। शुद्ध होने का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और उसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेने से और ऑक्सीजन उसमें मिला देने से शुद्ध हो जाता है। रक्त शुद्ध कहा जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो फेफड़ा से रक्त शुद्ध होकर निकलकर कहाँ आता है? फुफ्फुस सिरा में। फुफ्फुस सिरा से निकलकर बाएं अलिंद में पहुँचता है। फुफ्फुस सिरा से निकलकर कहाँ पहुँचता है? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक वाल्व लगा है। इसका नाम है बाइकैस्पिड। इसका नाम है बाइकैस्पिड वाल्व, ठीक है। ये भी लिख लीजिए। बायां अलिंद, बायां निलय, बाइकैस्पिड। बायां निलय, बायां अलिंद, बाइकैस्पिड, यानी कि बाएं में बाइकैस्पिड और दाएं में ट्राइकैस्पिड। दायां ट्राइकैस्पिड, दायां ट्राइकैस्पिड, बायां बाइकैस्पिड, दायां ट्राइकैस्पिड, बायां बाइकैस्पिड वाल्व लगे होते हैं। बार बार रट लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक। महाधमनी। अब आते हैं महाधमनी। महाधमनी और ये यहाँ पे लगा है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। बाइकैस्पिड वाल्व, ठीक है। महाधमनी और बाएं निलय, यानी कि जब हृदय सिकुड़ेगा तो फिर से यह रक्त उधर की तरफ भागेगा। तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है, यानी जो महाधमनी में रक्त पहुँच गया है वो वापस ना आए। तो महाधमनी को अरोटा कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अरोटा। तो इसको भी सेमी लूनर या अर्धचंद्राकार वाल्व कहते हैं। महाधमनी और बाएं निलय को अर्धचंद्राकार ही वाल्व लगा होता है। अर्धचंद्राकार
वाल्व या सेमी लूनर, इसका नाम होता है सेमी लूनर, ठीक है, वाल्व। तो सेमी लूनर वाल्व, और इसको अरोटिक वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोटिक वाल्व भी कह देते हैं, क्योंकि अरोड़ा जो हृदय की आवाज़ होती है उसको लब और डब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? LUB, लब डब। क्या कहते हैं इसको? हृदय की आवाज़ को, हृदय की धड़कन को LUB, लब, LUBB और DUBB, लुप डुप। इसको क्या कहते हैं? लुप डुप। ये आवाज़ वो लुप डुप कहा जाता है, ठीक है। लुप कब होता है? जब ये वाले बंद होते हैं, यानी कि ये वाले, इनका नाम क्या है? बाइक एसिड, जो वाल्व बंद होते हैं। और डुप जब ये वाले जो सेमी लूनर बंद होते हैं, जब अरोटिक वाल्व ये बंद होते हैं, तब उसको डुप की आवाज़ आती है। हृदय की धड़कन को लुप डुप से नापा जाता है या कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रुधिर वाहिकाओं के बारे में। रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं, ये रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती है। मतलब रुधिर को हृदय पंप कर देता है और इनमें भर कर के पूरे हाथ पैर हर जगह पहुंच जाता है। फिर इन्हीं वाहिकाओं में लौट कर, यानी कि जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, वो अशुद्ध रक्त होता है, वो फिर से हृदय में आ जाता है। हम इनकी थोड़ी जो खासियत होती है उनके बारे में समझेंगे। रुधिर वाहिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर वाहिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है धमनी, सिरा और केशिका। धमनी, सिरा और केशिका, ये 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं होती हैं। तो धमनियों का कार्य क्या होता है? रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। इनकी परिभाषा ही यही होती है कि रक्त को हृदय से दूर ले जाना। और ये मांस के अंदर ये धसी हुई होती हैं, यानी कि जो ऊपर जो चमकती हैं इसमें, वो धमनियाँ नहीं होती हैं, वो हमारी सिराएं होती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जिनसे डॉक्टर ऐसे चेक करता है, बुखार देखता है, हमारी नब्ज़ देखता है, वो धमनी होती है, उससे धमनी कहा जाता है। ये मांस के अंदर धसी होती हैं, क्यों? क्योंकि इसकी दीवारें भी मोटी हो तो रक्त का तेज बहाव होता है। जब कोई चीज़ जिसमें रक्त का तेज बहाव होगा, यानी प्रेशर के साथ कोई चीज़ भेजी जाएगी, तो उसकी दीवार मोटी होनी ही चाहिए। ये सिंपल सी बात है। भगवान ने बहुत सोच विचार के मनुष्य का शरीर, क्या हर प्राणी का शरीर बहुत सोच समझ के बनाया है। इतना बड़ा इंजीनियर है वो, तो गलती कैसे हो सकती है, ठीक है। मांस में धसी हुई होती हैं, दीवारें मोटी होती हैं, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि हृदय अपने तेज़ प्रेशर के साथ रक्त को भेजता है, जिससे इनमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और मांसल बनाई जाती हैं, ठीक है, या बनी होती हैं। रक्त का तेज बहाव, शुद्ध रक्त बहता है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। मतलब जो महाधमनी होती है उससे बाएं निलय और बाएं अलिंद से होकर रक्त इसके अंदर आता है, तो शुद्ध रक्त इसके अंदर बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी, देखो इस फुफ्फुस धमनी, इसका कोई अपवाद नहीं है। रक्त को हृदय से दूर, और फुफ्फुस धमनी क्या करती है? मान लिया ये हृदय हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये हृदय हो गया, और यहाँ पर फुफ्फुस धमनी होती है, यहाँ पर इसको फेफड़े की तरफ ले जाती है। ऐसे फेफड़े बने हुए हैं, ठीक है, और ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस धमनी है। तो हृदय से फेफड़े की तरफ ले गई ना, हृदय से दूर ले जा रही है, इसी वजह से धमनी कही गई। अब वो अशुद्ध आ गया, वो अशुद्ध के पाले में पहुंच गई, तो उसका दोष नहीं है, ठीक है। तो ये फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को, यानी कि ऐसे अगर हृदय को बांटा जाता है, ठीक है, ये इधर वाला लेफ्ट पार्ट होता है, इधर वाला राइट पार्ट होता है, तो इसको फुफ्फुस धमनी हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, ये हो गई फुफ्फुस धमनी। और उधर से लौट कर जो ले आती है वो फुफ्फुस सिरा होती है। इस वाली को फुफ्फुस सिरा कहते हैं, ये वाली फुफ्फुस सिरा होती है। शुद्ध रक्त अपवाद फुफ्फुस धमनी, यानी कि धमनियों में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि वो धमनी की परिभाषा को पूरा करती है, इस वजह से उसको धमनी कहा गया। और फुफ्फुस इसलिए कहा गया कि वो फेफड़े तक ले जाती है रक्त को, इस वजह से उसको फुफ्फुस धमनी कह दिया गया। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त, बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त। महाधमनी, अच्छा ये देखो, धमनियाँ जो होती हैं वो
बड़ी धमनी को महाधमनी कहा गया है, जो मोटी सी होती है, एक नीचे की तरफ होती है, एक ऊपर की तरफ। ऊपर वाली सीधे मस्तिष्क में मस्तिष्क में रक्त को ले जाती है, और इन्फीरियर जो अरोटा होती है वो नीचे की तरफ, यानी कि सभी अंगों में, हाथ पैरों इन सभी में भेजती है। इसके बाद धमनी में बट जाती हैं, ये सभी धमनिकाओं में बट जाती हैं, आर्टियोल्स में बट जाती हैं। अब इधर चलते हैं सिरा। सिरा क्या करती हैं? रक्त को अंगों से हृदय तक लाना, यानी जो हाथ पैर हैं इनमें जो रक्त इकट्ठा होता है और उस इकट्ठा करके रक्त को सिरा को देना। सिरिकाएँ सिरा को देती हैं और सिराएँ महासिरा में देती हैं। महासिरा से ये रक्त यानी कि दाएं निलय में यहाँ पर आके गिरता है। पहले में देखा, ठीक है। रक्त को अंगों से हृदय तक लाना, त्वचा के ठीक नीचे ये स्थित होती हैं। ये जो होती हैं त्वचा के ठीक नीचे ऊपर से हरी हरी चमकती रहती हैं, ठीक है। त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती हैं। दीवारें पतली एवं इसमें वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वाल्व लगे होते हैं, देखो, ठीक है। ऐसे ये नली होती है और उसमें सिंगल वे वाले वाल्व लगे होते हैं, सिंगल वे वाले वाल्व लगे होते हैं, यानी कि एक तरफ से तो जा सकते हैं लेकिन उस तरफ से नहीं निकल सकते हैं। तो सिंगल वे वाल्व लगे होते हैं, इसकी दीवारें पतली होती हैं। इनमें रक्त का धीमा बहाव होता है, इनमें रक्त का धीमा बहाव होता है, क्योंकि जब हृदय पंप कर देता है वो महासिरा में जाता है, महासिरा से धमनी में, हृदय जब पंप करता है तो वो महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से धमनी में जाता है, धमनी से धमनिकाओं में जाता है, और धमनिकाओं से केशिकाओं में जाता है। तो केशिकाओं तक जाते जाते उनका प्रेशर बहुत कम पड़ जाता है। तो रक्त हृदय तक पहुँचेगा कैसे? वो रक्त हृदय तक वापस रक्त पहुँचता है, वो हृदय की मतलब पंपिंग से ही पहुँचता है, लेकिन धीमा। जाना तेज होता है और आना धीमा होता है, ठीक है, ये बात है। जाना तेज होता है और आना धीमा होता है। रक्त का धीमा बहाव होता है। अशुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। और अपवाद इसका फुफ्फुस सिरा है। फुफ्फुस सिरा हृदय यानी कि अंग से हृदय की तरफ आ रही है तो इसको सिरा कहा जाएगा। अंग से यानी फेफड़ा एक अंग है, अंग से फेफड़े की तरफ आ रही तो इसको सिरा कहा जाएगा। लेकिन इसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि फेफड़े रक्त को शुद्ध कर देते हैं। अब हमारा हाथ या जो अन्य अंग जो फेफड़े को उसको शुद्ध कर देते, कोई अंग होता है जो फेफड़े के अलावा भी शुद्ध करता, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? वो भी सिरा ऐसी है कि उसमें शुद्ध रक्त बह रहा है। रक्त का धीमा बहाव होता है। अशुद्ध रक्त और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, इसका अपवाद फुफ्फुस सिरा होती है। फुफ्फुस सिरा कहाँ पे होती है? ये फेफड़े से दाएं निलय में, बाएं अलिंद में लेकर आती है। ये बाएं अलिंद में लेकर आती है अशुद्ध रक्त, अपवाद फुफ्फुस सिरा। जो सिराएं होती हैं, सबसे बड़ी सिरा को महासिरा कहा जाता है, फिर उनको सिरा और सिरा बट जाती हैं सिरिकाओं में, ठीक है। अब आते हैं केशिका पे। देखो हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है धमनिका और धमनिका, ठीक है। धमनिका और केशिका और सिरिका, मतलब महाधमनी से धमनी पहुंचा, फिर धमनिकाओं में पहुंचा। धमनिकाओं से रक्त यानी कि उन ऊतकों तक पहुंच चुका है, वे ऊतक जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन, हमारा हाथ ऐसा बराबर चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन की बराबर ज़रूरत है, तो इसकी केशिकाएँ हैं वो ऑक्सीजन को ऊतकों में भेज देती हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला ब्लड इसी केशिका के अंदर इकट्ठा होता है। तो इस केशिका के अंदर अशुद्ध और शुद्ध दोनों प्रकार का रक्त बहता है। इधर धमनिकाओं में जब तक इसका जो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है इस रक्त में, तब तक को तो ये शुद्ध रहता है। जब इसमें मिल जाती है तब ये अशुद्ध हो जाता है। फिर ये अशुद्ध रक्त के सिरिका की तरफ बढ़ जाता है, सिरिका से फिर सिरा में, और सिरा से महासिरा में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से महासिरा से फिर हृदय में पहुंच जाता है। धमनिका, फिर केशिका, फिर सिरिका, यानी केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त बहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो है जो पल्स नापी जाती है, नाड़ी, ठीक है, यहाँ पे जो अंगूठे में लगाई जाती है नाड़ी, उसको नापते हैं। ये होती है रेडियल, क्या कहते हैं इसको? रेडियल धमनी कहते हैं। जो अंगूठे में पल्स नापी जाती है, अंगूठे में जो पल्स नापी जाती है नाड़ी, वो कौन सी धमनी होती है? नाड़ी की नाप
नाड़ी मापी जाती है रेडियल धमनी। इसमें कौन सी धमनी होती है? रेडियल धमनी से नापी जाती है। ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर वाला जो यहाँ पे लगाया जाता है उसको ब्रेंकियल धमनी से नापा जाता है। बीपी क्या होता है? रक्तचाप। रक्तचाप कौन सी धमनी से नापा जाता है? ब्रेंकियल धमनी। ब्रेंकियल धमनी से। ठीक है। रक्तचाप ब्रेंकियल धमनी से नापा जाता है। यहाँ पर कौन सी धमनी होती है? ब्रेंकियल धमनी होती है। और अंगूठे में कौन सी धमनी होती है? रेडियल धमनी होती है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा हम लोग रक्तचाप के बारे में पढ़ेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। पंप किए हुए रक्त, पंप किए हुए रक्त द्वारा जो दाब धमनियों पर लगता है, धमनियों की दीवारों पर लगता है, दीवारों पर लगता है। ठीक है। पंप किए हुए रक्त द्वारा जो दाब धमनियों की दीवारों पर लगता है उसे रक्तचाप कहा जाता है। उसे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है। बस यही बात है। उसे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, सही मतलब जो सही माप होती है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक। सामान्य रक्तचाप 120 mmHg, इसका नाम होता है mmHg। ठीक। ये नापा जाता है। ऊपर वाले को डायस्टोल कहते हैं। ऊपर वाले को डायस्टोल और नीचे वाले को सिस्टोल कहते हैं। यानी कि इसमें धमनी दबती है अंदर की तरफ, जो संकुचित होती है डायस्टोल में, इसको कहते हैं संकुचन दाब। इसको कहते हैं संकुचन दाब, उसको कहते हैं शिथिलन दाब। लिख जाओ भाई पूरा। इसको कहते हैं संकुचन दाब। ठीक। डायस्टोल को संकुचन दाब कहा जाता है, सिस्टोल को शिथिलन दाब, शिथिलन दाब कहा जाता है। ठीक। डायस्टोल ऊपर वाला, इनमें ज़्यादा प्रेशर होता है, जब धमनी सिकुड़ती है अंदर की तरफ तो उस पर 120 mmHg का प्रेशर लगता है। और जब शिथिलती है मतलब थोड़ा फैलती है तो उस पर शिथिलन दाब लगता है, ये कम होता है, ये 80 mmHg होता है। WHO ने 160/95 को हाई बीपी माना है। ठीक है। अगर किसी का रक्तचाप 160 से 95 के बीच आता है तो उसको हाई बीपी माना जाएगा। और बीपी ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन जो होती है उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर, जिससे वो डॉक्टर ऐसे ऐसे दबा उसमें हवा भर करके फिर छोड़ता है, उसके बाद में आला लगाकर सुनता है। उस मशीन का नाम है स्फिग्नोमैनो, बड़ा अजीब नाम है, याद कर लोगे। स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है। ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन का नाम क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए आज हमने पढ़ लिया है हृदय यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ लिया है।
इसके बाद रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र और रक्त के बारे में थोड़े जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एक और वीडियो में अभी करवा देंगे। ठीक है, मिलें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।